नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है हिस्ट्री के कुछ ऐसे एमसीक्यूज यानी कि ऐसे प्रश्न जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें जो है उनके आने की संभावना है। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा जिससे नए नए नोटिफिकेशन हैं वो आप तक समय से पहुंचते रहे। लाइक करिएगा हमारे जो हमारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनको शेयर भी कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो है लाभ उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ जो आपकी स्क्रीन पर ये है। लिखा हुआ है रॉलेट सत्याग्रह के बारे में गलत कथन का चयन करें। रॉलेट सत्याग्रह है उसके बारे में 4 कथन दे रखे हैं, उसमें आपको गलत कथन का जो है चुनाव करना है। लिखा हुआ है इसे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ बुलाया था, पहला कथन है। दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष निकला था। तीसरा है इस सत्याग्रह में पूरे भारत में बड़ी संख्या में गांवों ने भाग लिया। और 6 अप्रैल 1919 हड़ताल का दिन था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कहता है कि जो रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जिसे गांधी जी ने बिना वकील बिना दलील बिना वकील का कानून कहा था, काला कानून जिसके लिए कहा गया था। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने इस एक्ट का या कहे इस मार्च का आयोजन किया था। और विविध जगह कांग्रेस के जो अलग अलग लोग हैं उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर इस एक्ट का विरोध किया गया। ये एक्ट जहाँ कहीं पर भी भारत में गया वहां पर जो नेता नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा क्या है इसका विरोध किया गया। अब बात आ रही है कि रॉलेट एक्ट के बारे में गलत कथन क्या है। तो पहला कथन, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ बुलाया था, सही है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष निकला, ये भी सही है। इस सत्याग्रह में पूरे भारत में बड़ी संख्या में गांवों ने भाग लिया। यदि आप इस सत्याग्रह की बात करते हैं तो इस सत्याग्रह में जो है वो गांवों की जगह, ये गांव जो है यहाँ पर क्या होगा, शहर होता है। यदि शहरों ने भाग लिया था। रोलेट एक्ट के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो रोलेट एक्ट जहां जहां पर गया, बेसिकली जिन जिन शहरों में गया वहां पर क्या इसका विरोध किया गया। तो इसमें सी ऑप्शन ही गलत है। और 6 अप्रैल 1919 हड़ताल का दिन था, ये भी इसके बारे में सही है। तो यदि गांव की जगह शहरों हो जाता है तो ये शायद वाक्य सही होता। देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय सम्मेलन था, इसे गांधी जी ने बुलाया था। और इस सम्मेलन में देश के प्रमुख शहरों ने या कहे शहरों के लोगों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, और सरकार ने उन्हें दबाने के लिए क्रूर उपायों का इंतजाम किया था। 6 अप्रैल 1919 का दिन इसके लिए निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बंगाल विभाजन के संबंध में सही कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वायसराय करजन ने 1906 में बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है। अंग्रेजों ने विभाजन के कारण के रूप में प्रशासनिक सुविधा दी, ठीक है। कांग्रेस ने विभाजन का ज्यादा विरोध नहीं किया। बंगाल विभाजन के संबंध में सही कथन का चयन करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें चारों में 3 गलत हैं, एक सही है। लिखा हुआ है वायसराय करजन ने 1906 में बंगाल का विभाजन का गलत किया, ये गलत है। कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन का जो था उद्देश्य, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा अंग्रेजों वो मुसलमानों और भारतीयों में क्या है, भारतीय हिंदुओं में फूट डालना इसका एक मेन रीजन था, और ये 1905 में किया गया। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत था, जी नहीं। विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ये भी गलत हो गया। लिखा हुआ है अंग्रेजों ने विभाजन के कारण के रूप में प्रशासनिक सुविधा दी, ठीक है। ये आंसर इसका सही है। आगे कांग्रेस ने विभाजन का ज्यादा विरोध नहीं किया, गलत बात है। कांग्रेस ने इसका जो है विरोध किया था, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है। इसमें सही आंसर हुआ ये कि जब बंगाल विभाजन किया गया तो अंग्रेजों के द्वारा इसका जो महत्वपूर्ण कारण
सॉरी, अंग्रेजों के द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन दिया गया वो दिया गया कि प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं, प्रशासनिक जो योग्यताएं हैं, उनके दृष्टिकोण से इसका विभाजन किया जा रहा है। और यदि हम बंगाल के विभाजन को कर देंगे तो हम प्रशासनिक रूप से वहां पर ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं दे सकेंगे, ऐसा रीजन बंगाल के प्रशासकों के द्वारा उस समय में किया गया। और उस समय जो वायसराय था, कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन ने क्या है बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। और बाद में 1911 के दिल्ली दरबार में क्या है इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है। इसमें बिहार और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से शामिल थे। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्या है बंगाल का विभाजन किया था, ये तर्क दिया गया था, ठीक है। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित किया, चाहे वो कांग्रेस का उदारवादी, चाहे वो नरमवादी, चाहे वो कट्टरपंथी, कुछ भी हो, सबने क्या है इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला है 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, ठीक है। लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया, ठीक है। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, ये भी ठीक है। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। गलत कथन आपको इसमें ढूंढना है। लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया, जरा ये देखिएगा, ये जो ऑप्शन है वो इसमें गलत है। कहा जाता है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का जो है वो समर्थन किया था। 1905 में कर्जन के द्वारा जब इसकी घोषणा की गई तो उसने तत्कालीन अल्पसंख्यकों या मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे लुभाव ने प्रयोजन दिए, और जो मुस्लिम लीग है उसने क्या है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, यही आंसर है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में अन्य विकास भी हुए। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1906 में ढाका में भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे सरकार ने 1909 में मान लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में गलत कथन करना है आपको। 1857 की जब क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति का जब सफलतापूर्वक अंग्रेजों ने दमन कर दिया, उसके पश्चात क्या है 1858 का अधिनियम आया। और इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश की साम्राज्ञी है, जो रानी है, उनके लिए क्या है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन को जो है भारत की जो ब्रिटेन की महारानी है वो भारत की साम्राज्ञी बन गई, और अब भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश बनकर रह गया, ठीक है। अब उसके बारे में बात कर रहा है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया, बिल्कुल सही है। इसे 2 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके बारे में देखते हैं अभी। इस अधिनियम ने भारत को अंग्रेजों का प्रत्यक्ष उपनिवेश बना दिया, ये भी सही है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, ये भी सही है। यानी कि ए, सी एंड डी इसके ऑप्शन सही है। इसमें जो बी ऑप्शन है 2 अप्रैल 1858, ये क्या है, ये गलत है। ये जो है 2 अप्रैल 1858, ये कैसा है, गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए था 2 अगस्त 1858, सही है। लिखा हुआ है ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को एक अधिनियम पारित किया और भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनियों की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। ब्रिटेन की साम्राज्ञी जो है, ठीक है, भारत की रानी बन गई। एक सदस्य यानी कि भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत के सभी संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया, ठीक है। उसको सलाह देने के लिए परिषद दी गई, जिसे भारत परिषद कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, यानी क्राउन का एक निजी प्रतिनिधि। इन उपायों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वेद समाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। 1864 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, जाति भेद को खत्म करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। वेद समाज की यदि हम बात करते हैं तो वेद समाज की स्थापना, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ये बात बिल्कुल सत्य है। जाति भेद को खत्म करने के लिए काम करता था, ये भी ठीक है।
इसकी वजह से एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ए ऑप्शन इसमें गलत है। 1864 कलकत्ता में ना होकर यह स्थापना कहाँ की गई? यह स्थापना बंबई में की गई। कहाँ पर की गई? बंबई में की गई। देखिएगा लिखा हुआ, सॉरी मद्रास। कहाँ पर की गई? मद्रास या चेन्नई में की गई। सही है जी। ठीक है, 1864 में मद्रास में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसने जाति भेद को खत्म करने के लिए और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू धर्म की, अंधविश्वासों की और कर्म कांडों की क्या है? निंदा की थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए किसका समर्थन किया था? देखिएगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूरत अधिवेशन सही है, ये कब हुआ था? 1907 में। सही है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। पूछा जाता है कि जो आपका सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, इस पर कांग्रेस दो भागों में बटी, नरम दल और गरम दल। यहीं पर कांग्रेस के दो भाग हुए। कांग्रेस के दो भाग हुए। ठीक है, कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। नरम दल एवं गरम दल की स्थापना किस अलग अलग हुई। नरम दल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले चुने गए, जबकि गरम दल में लाल बाल पाल और अरविंद घोष को चुना गया। इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए समर्थन किसका किया था? तो लाला लाजपत राय जो है, इसमें लाला लाजपत राय का जो है इसमें समर्थन किया गया था। लेकिन बाद में कौन बने थे? रास बिहारी बोस जी इसके अध्यक्ष बने थे। देखिएगा, ठीक है, सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय की उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि शुरुआती राष्ट्रवादियों ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया था। ठीक है, तो बाद में कौन बने? रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने, जबकि लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। साथ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में गलत कथन चूज करना है। कांग्रेस कार्य समिति ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। यहाँ पर शावे लिखा हुआ है, तो ये शावे नहीं है, यहाँ पर भावे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, ये भी सही है। ठीक है, कई सारे सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। सत्याग्रहियों को बाद में जून 1941, ये जून नहीं होता भैया यहाँ पर, यदि यहाँ पर होता दिसंबर 1941 तो ये वाक्य सही हो जाता। पहला वाला भी आपका सही था, तो इसमें जो डी आंसर है वही आपका सही है कि सत्याग्रहियों को कब गिरफ्तार किया गया था? सत्याग्रहियों को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया अक्टूबर 1940 में ही, जब इस आंदोलन को गांधी की द्वारा चलाया गया। लेकिन बाद में जब इसके बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया तो दिसंबर 1941 में क्या है कि इसके क्रांतिकारियों को जो है रिहा कर दिया गया था। देखिएगा डिस्क्रिप्शन भी यही लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जे.एल. नेहरू, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य आदि हजारों सत्याग्रहियों को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। ठीक है, और इसमें जो क्रांतिकारियों से ये कहा गया था कि वह युद्ध विरोधी भाषण देंगे, जिससे कि ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल देगी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है भैया, इस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, गलत कौन सा कथन है? उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल बात सही है।
उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है, ठीक है। और वह मूर्ति पूजा और पौरोहित्य के विरोधी थे, ये भी सही है। स्वामी जी मूर्ति पूजा का जो है वो पक्ष नहीं लिया करते थे। वे वेदों की अचूकता में विश्वास करते थे, ये भी बात सही है। वह पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के खिलाफ थे, यही बात गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारतीयों को पश्चिम का ज्ञान विज्ञान भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि वह अपने देश की और स्वयं की तरक्की कर सके। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो कैसा है आपका, गलत है, और इसीलिए इस पर जो है आपको सही निशान लगाना है। डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुरुषों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वे वास्तविक दुनिया में रहते थे और दूसरी दुनिया में पारंपरिक विश्वास से दूर रहते थे। उन्होंने पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन का भी समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्वर की मांग नरम पंथियों ने नहीं की थी? नरम पंथियों के द्वारा किसकी मांग नहीं की गई? लिखा हुआ है सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, ये मांग उनके द्वारा की गई थी, तो ये बात सही है, पहला कथन सही है। शस्त्र निरसन अधिनियम, रिपील ऑफ आर्म एक्ट, ये भी सही है। विधान परिषद की संख्या में कमी, यही बात गलत है, क्योंकि उनके द्वारा इसमें कमी की जगह क्या बढ़ोतरी की बात कही गई थी। किसकी? बढ़ोतरी की बात की गई थी। भारतीय उद्योगों का संरक्षण, ये भी उन्होंने कहा था। तो इसमें सी आंसर आपका कैसा है, सही है, ठीक है। सी आंसर इसमें कैसा है आपका, सही है। 9th का सी ऑप्शन जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1861 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई विधान परिषदों के विस्तार की मांग नरमपंथियों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़िएगा। कौन सा कथन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में गलत है? ठीक है, लिखा हुआ है वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यही बात गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, सही है। तो पहला ही वाक्य यहाँ पर गलत है, तो इसका गलत के बारे में पूछ रहा है, गलत है, तो पहला ही। बी में उन्होंने अंग्रेजी सेना पर भारी खर्च करने की आलोचना की, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 1905 में स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ये भी सही है, ठीक है। ओ गलत है, सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में दे रखा है भैया, एक मिनट, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में दे रखा है, तो ये सही है कि वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, ये आपकी बात सही है। एक मिनट, सही है, पहली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात हो रही है। ग्रैंड ओल्ड मैन, यहाँ पर भी ग्रैंड ओल्ड मैन का है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू को भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात हो रही है, तो वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अंग्रेजी सेना पर भारी खर्च करने की आलोचना की, ठीक है, ये भी बात सही है। उन्होंने 1905 में स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये भी ठीक है। 1900 में गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, यही बात गलत है, क्योंकि ये बने थे दादा भाई नेहरू जी। देखिएगा 10 का डी, 1902 में ये बने थे, ये 2 में बने थे, ना कि 1900 में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ये क्या होगा यहाँ पर, 1902 होगा। सहायक गठबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। यह गैर हस्तक्षेप की नीति थी। सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाला मैसूर पहला राज्य था। तंजौर सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाला पहला राज्य था। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सहायक संधि या सहायक गठबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका सही कथन है, यह गैर हस्तक्षेप की नीति थी और ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा अपनाई गई थी। सही है, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कौन सी आपकी यही सहायक हस्तक्षेप, ठीक है, या सहायक गठबंधन की इस गैर हस्तक्षेप नीति अपनाई गई। सही है। मैसूर जो कि टीपू सुल्तान का राज्य था, इसमें अंग्रेजों और उनके पिता हैदर अली के बीच युद्ध हुए। बाद में टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात क्या है, मैसूर को कई टुकड़ों में बांटकर अंग्रेजों ने अपने सीमा में अपने क्षेत्र में मिला लिया। तंजौर भी जो था वो सहायक संधि के जरिए जो प्रवेश करने वाला था, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था।
और इसका आविष्कार लॉर्ड ऑकलैंड ने सहायक गठबंधन का कथन किया था। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। उपयोग किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल रहे 1798 से लेकर 1805। उन्होंने भारतीय राज्यों में सहायक गठबंधनों में प्रवेश किया है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया इत्यादि। साइमन कमीशन की निम्नलिखित में कौन सी सिफारिशें थी? जरा ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है सांप्रदायिक मतदाताओं का उन्मूलन। साइमन कमीशन, ठीक है, की सिफारिश थी सांप्रदायिक मतदाताओं का उन्मूलन। ये तो हो ही नहीं सकता भैया, उन्मूलन की बात नहीं। अंग्रेज तो भारत में हिंदू और मुसलमान को भड़काना ही चाहते थे, तो सांप्रदायिक का तो जो देन है वो अंग्रेजों की है, तो ये उन्मूलन तो वो कर नहीं सकते। ब्रिटिश भारत के एक संघ की स्थापना, ठीक है, ये बात सही है कि वो ब्रिटिश भारत में क्या है, एक ऐसा भारत देखना चाहते थे जो ब्रिटिश के अधीन हो। द्वैध शासन की निरंतरता, साइमन कमीशन इसके ये भी नहीं था। प्रत्यक्ष चुनाव का परिचय, ये भी उसने नहीं कहा। केवल एक ब्रिटिश भारत के एक संघ की स्थापना पर साइमन कमीशन के द्वारा जोर दिया गया था। लिखा हुआ है साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिश की कि द्वैध शासन का उन्मूलन किया जाए। देखिए, द्वैध शासन का है, ना कि सांप्रदायिक मतदाताओं का। नीचे लिखा हुआ है द्वैध शासन की निरंतरता, वहां पर है उन्मूलन। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के एक संघ की स्थापना, रियासतों सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता, और इसी तरह के बहुत सारे सुझाव किसके द्वारा दिए गए? साइमन कमीशन के द्वारा दिए गए। महलवारी प्रणाली के बारे में सही कथन का चयन करें। हॉल्ट मैकेंजी ने यह सिस्टम तैयार किया था, यह 1824 में लागू हुआ। सभी गांव जो इस बंदोबस्त का हिस्सा थे उनकी आबादी या उपज की परवाह किए बिना समान भू राजस्व का भुगतान करेंगे। ठीक है, जमींदार इस प्रणाली के तहत राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था। सही कथन के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो है ए, हॉल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को तैयार किया था। सही है। तीन प्रणालियां हैं, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, और तीसरा जो आता है वो आपकी जमींदारी, या जिसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये तीनों अलग अलग जो है ब्रिटिश भारत में लागू की गई राशन जो थी राजस्व एकत्रीकरण की प्रणालियां थी। तो महलवाड़ी ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा सिस्टम तैयार किया गया था। रैयतवाड़ी के बारे में कहता है टॉमस मुनरो के द्वारा इसको तैयार किया गया था। सही है। 1824 में लागू हुआ, और ये सभी गांव जो बंदोबस्त का हिस्सा थे उनकी आबादी या उपज की परवाह किए बिना जो है यहाँ पर टैक्स निश्चित किया गया। जमींदार इस प्रणाली के तहत राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था, ये इसमें सही है। ठीक है, लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पढ़ सकते हैं। भुगतान करने का प्रवाह जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया था। ठीक है, इस प्रणाली को महलवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। सही है। तो इसके जो है सही कथन जो है वो केवल एक ही, हॉल्ट मैकेंजी ने सिस्टम तैयार किया था। यहाँ पर ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला भी गलत है आपका। सही है, 1822 में लागू हुई थी। आगे देखिएगा, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में गलत कथन का चयन करें। चंपारण किसान आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि चंपारण किसान आंदोलन जो था गांधी जी का पहला आंदोलन था, और कहा था कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार के चंपारण में गए थे और नील की खेती का वहां पर उन्होंने विरोध किया था, और इस आंदोलन में वह कुछ हर्जाना प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। तो लिखा हुआ है राजकुमार शुक्ल के आंदोलन की स्थापना से जुड़े थे, बिल्कुल सही बात है। आंदोलन स्थानीय जमींदारों और यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ था, ये भी सही है। आंदोलन के बाद चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। 1915 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया था। ठीक है, तो आंदोलन के बाद चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था, ये बात जो है ये भी सही है। ये वाला 1915 में, ठीक है, यहाँ पर होता 17, ऊपर देखिएगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल नील की खेती करते थे, उनके अनुनय पर गांधी जी 1917 में, देख लिखा हुआ है, गांधी जी 1917 में जाने माने वकीलों के एक दल के साथ चंपारण पहुंचे थे। ठीक है, ये जो 1915 है यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता 1917, और ये सही हो जाता। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि 18 को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा
स्वीकृत चंपारण कृषि अधिनियम का अधिनियमन था। सही है, 1 मई 1918 को क्या है, चंपारण कृषि अधिनियम लागू हो गया। सतनामी आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। लिखा हुआ है सतनामी समुदाय की स्थापना सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुई। घासीदास ने सतनामी समुदाय की स्थापना की। ये बहुदेववाद और देवताओं की बहुलता में विश्वास करते थे। उनके सिद्धांतों ने सभी लोगों को समान माना। ठीक है, ये बहुदेववाद और देवताओं की बहुलता में विश्वास करते थे, ये बात गलत है। ठीक है, इनका मानना ये नहीं था कि बहुत सारे देवता या बहुत सारे लोगों में विविधता होनी चाहिए। ये एक देव की बात करते थे, एक ईश्वर की बात करते थे, यही इसमें सही है। देखिएगा लिखा हुआ है घासीदास ने सतनाम के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत में सनातनी समुदाय की स्थापना की। सतनामी समुदाय की स्थापना की जिसका अर्थ सत्य और समानता। सतनामी सिद्धांतों में कहा गया है कि केवल एक ही ईश्वर है, केवल एक ही ईश्वर है जिसे निराकार और अनंत के रूप में वर्णित किया गया है। प्रार्थना समाज के बारे में गलत कथन का चयन करें। इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई। समाज की धार्मिक बैठकें हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर आधारित थी। इनका उद्देश्य भारत में गुरुकुल की शिक्षा को पुनर्जीवित करना था। प्रार्थना समाज ने जाति प्रतिबंध हटाने और बाल विवाह को समाप्त करने की मांग की थी। यहाँ पर प्रार्थना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो, इसका उद्देश्य गुरुकुल की शिक्षा को पुनर्जीवित करना था, ये उसका उद्देश्य नहीं था। गलत कथन इसमें केवल यही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कहाँ की गई थी, मुंबई में की गई थी, और जिसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना। इसने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने, महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध समाप्त करने की मांग की। समाज की धार्मिक बैठकें हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर आधारित थी। मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। लिखा है वह 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे। ठीक है, जिन्ना ने लखनऊ पैक्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1932 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। वे पाकिस्तान की मांग के प्रमुख प्रवक्ता बने। ठीक है, जो इसमें 17 सी वाला ऑप्शन है कि उन्होंने 1932 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया था, ये बात गलत है। ठीक है, इसमें असत्य कथन कौन सा है, यही है। बाकी सारी बातें सही है कि 1920 तक वह हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे। जिन्ना ने लखनऊ पैक्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पाकिस्तान की मांग के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थे। लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन देखिएगा। 4 मार्च 1934 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के विभिन्न गुटों की संयुक्त बैठक में एक मुस्लिम लीग के गठन का निर्णय लिया गया और जिन्ना को उस मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1934 दिल्ली आगमन पर उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया था। 1934 की बात है, जबकि यहाँ पर 1932 दिया गया है, जबकि ये डेट गलत है। यानी कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, 1934 में किया गया। 18 नंबर, ब्रह्म समाज के बारे में गलत कथन बताने हैं। केशव चंद्र सेन, ये यहाँ पर ये नाम थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नाम होगा, क्षमा प्रार्थी है भैया। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जो थे इसके नेताओं में से एक थे। सही है, ब्रह्म समाज। इसका गठन 1830 में हुआ था। वे उपनिषदों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, यह मूर्ति पूजा और बलिदान के सभी रूपों को प्रतिबंधित करता है। सही है, इसका गठन 1930 में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, ये वे उपनिषदों में विश्वास नहीं करते थे, नहीं, वे उपनिषदों में विश्वास किया करते थे। जो ब्रह्म समाज है उसका कहना यह था कि वेद ही, जो आर्य समाज के बारे में पढ़े, ब्रह्म समाज के बारे में, तो इनका मानना यह था कि वेद में जो कुछ लिखा गया है वो सही लिखा गया है, लेकिन वेदों को गलत तरीके से जो है लोगों के सामने रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है कि वे नहीं करते थे, ये बात गलत है। ये यहाँ पर क्या है, नहीं होना चाहिए था, तो ये वाक्य सही हो जाता। ठीक है, तो 1830 में लिखा हुआ है। 1830 में गठित ब्रह्म समाज ने उपनिषदों में विश्वास करने वाले सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलिदान पर रोक लगा दी और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं की आलोचना करने से मना कर दिया। इसने धर्मों के आदर्शों, विशेष रूप से हिंदू और ईसाई धर्म के नकारात्मक और सकारात्मक आयामों को देखते हुए आलोचनात्मक रूप से जो है आकर्षित किया। ये वेद और उपनिषदों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे।
दादा भाई नेहरू के बारे में गलत कथन बताइएगा। उन्हें इंग्लैंड में भारत के रक्षक का दूत के रूप में जाना जाने लगा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। दादा भाई नेहरू का जन्म 14 सितंबर 1826 को बॉम्बे में हुआ था। ये 4 ऑप्शन है, 4 में जो डी ऑप्शन है वही आपका कैसा है, गलत है। पहला वाला सही है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और ये माना जाने लगा कि भारतीयों का वहां पर क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला जो है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 3 बार 1896, 1893 और 1906 में, ठीक है, ये दोनों अधिवेशन 1806 और 1886 कलकत्ता, 1906 के कलकत्ता और 1893 के लाहौर अधिवेशन में क्या है, अध्यक्ष चुने गए थे। ये दादा भाई नौरोजी के बारे में फैक्ट है, लिखा हुआ देखिएगा। 1893 में लाहौर, 1886 में कलकत्ता और 1906 में कलकत्ता में जो है अध्यक्ष चुने गए। इनका जन्म बंबई में 4 सितंबर 1825 को पुरोहित पारसी परिवार में हुआ था। यहाँ 14 सितंबर है, ये डेट गलत है, ठीक है, पूरी डेट गलत है, 4 सितंबर 1825 को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, देखते हैं। कांग्रेस द्वारा स्वीकार किए गए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, ठीक है। लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा स्वीकार किए गए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की जो मांग थी वो भी जायज थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, ये भी हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी बात सही है। इसमें डी, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, ये लखनऊ समझौते की विशेषता नहीं थी। क्या कहा था, जरा डिस्क्रिप्शन देखिएगा। अंग्रेजों से मांग की गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के आधे सदस्य, कितने, आधे सदस्य में राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य भी शामिल हैं, स्वयं परिषद द्वारा चुने गए भारतीय होने चाहिए। यानी कि 1/2 की बात इसमें की गई थी, ना कि पूरे के पूरे सदस्यों के भारतीय चुने जाने की बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन पैक्ट की विशेषता नहीं है? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। कांग्रेसियों की जब्त की गई संपत्तियों की बहाली हुई, नमक पर कर को हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन को बंद करना, ठीक है। पूछा है गांधी इरविन पैक्ट की विशेषता नहीं है, तो जो असहयोग आंदोलन जो था वो इसमें जो था नहीं है, ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है वो कहा था चौरी चौरा जो स्थान है वहां पर एक घटना हो गई थी, उसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन में डी इसका आंसर जो है वो विशेषता नहीं है, बाकी सब सही है। गांधी जी के द्वारा और गांधी और उस समय के जो वायसराय थे इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार नमक पर जो कानून टैक्स लगा हुआ था वो हटा लिया गया। इसके साथ साथ जो कांग्रेसियों की संपत्ति उस समय गिरफ्तारी के दौरान जब्त की गई थी वो वापस कर दी गई, ठीक है। इसके साथ साथ इनके बीच एक डील कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 5 मार्च 1931 को, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करना ये गांधी इरविन के समझौतों में एक नहीं था। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में गलत कथन है। वह दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता थे, सही है। उन्होंने 1940 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में कार्य किया, यह भी सही है। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे भारतीय गवर्नर जनरल थे, गलत। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे नहीं थे, वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यही बात इसमें गलत है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि सी राजगोपालाचारी के बारे में कि भारत का स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल केवल आता है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, 22 का सी यही लिखा हुआ है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है।
वह 1964 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन के साथ भारत रत्न पाने वाले पहले लोगों में से एक थे। सही कथन 23, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा। अंग्रेजों ने पहली बार किस प्रस्ताव के माध्यम से एक संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया? मुस्लिम लीग ने किस प्रस्तावों को विचार को स्वीकार कर लिया? भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में सामने रखा गया था। ठीक है, बात यह है सही कथन चूज करना है। तो 23 का जो सही कथन है वो डी, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में जो था वो रखा गया था। डिस्क्रिप्शन क्या है देखिएगा, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एमएन रॉय के द्वारा रखा गया था। एक संविधान सभा की मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। कृषि प्रस्तावों को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर दिया गया था, जो भारत को 2 स्वायत्त राज्यों में विभाजित करना चाहता था। 24, सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन चुनना है आपको। बोस ने गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया, बिल्कुल, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो आपके गरम दल की विचारधारा से थे और उनका मानना था कि अहिंसा से ही आजादी को प्राप्त नहीं किया सकता। जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल सही। अधिवेशन था हरिपुरा, गुजरात। 1942 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। ठीक है, गलत कथन चूज करना है तो इसमें जो है आपका डी ही सही है, क्योंकि कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यांमार के रास्ते से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप को उन्होंने पहले जीता और फिर वो भारत में आगे की ओर बढ़े। ठीक है, लेकिन अभियान विफल रहा। 1944 में कोशिश की गई थी कायमा और इम्फाल से भारत में घुसने की आजाद हिंद फौज के द्वारा, लेकिन यह अभियान जो था वो विफल हो गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, मौलाना आजाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें जो है आपको सही उत्तर देना है। आजाद का जन्म बंगाल में हुआ था। आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन की धारणा के प्रतिपादक थे। वे कई भाषाओं के जानकार थे। वह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। इसमें 3 बातें सही है कि वह जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे, वह कई भाषाओं के जानकार थे, आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन की धारणा के प्रतिपादक थे, उनका जन्म बंगाल में हुआ था। यही बात क्या है? गलत है, यानी कि यही बात हमको यहाँ पर चूज करनी है। असत्य कथन का चयन करना है। ये है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आजाद का जन्म मक्का में एक बंगाली पिता और एक अरब माँ के यहाँ हुआ था। कई भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान थे और वहादत दीन की धारणा के प्रतिपादक थे, जो सभी धर्मों की आवश्यक एकता है। गांधीवादी आंदोलनों में एक सक्रिय भागीदार और हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक। वह जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के चुने जाने वाले अध्यक्ष यही थे। सबसे ज्यादा बार 1940 से लेकर 45 तक चुने जाने वाले अध्यक्ष भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। देश की आजादी पर शिक्षा मंत्री का जो पद दिया गया वो अबुल कलाम आजाद के लिए ही दिया गया। तो आज के थे ये 25 क्वेश्चंस। यदि आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं, जिससे नई नई जानकारियां मिले। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।